नमस्कार, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से हमारे बहुजन संवाद के इस कार्यक्रम में मेरे सभी दर्शक मित्रों का स्वागत करते हुए मैं हमारे पैनलिस्ट साथियों का स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मेरे पैनल में आज जो जुड़े हैं वो गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता श्री सागर शाह जुड़े हुए हैं। साथ ही मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी जो इस कार्यक्रम के एडिटर हैं। और जैसे जैसे हमारे और मेहमान पैनलिस्ट जुड़ते जाएंगे मैं उन सभी का स्वागत करते हुए उनका परिचय आपसे करवाती रहूंगी। और आज का जो विषय है, आज का विषय गुजरात से ही जुड़ा हुआ है और क्योंकि मैं गुजरात से हूँ, सागर भाई भी गुजरात से है, तो हम गुजरात के असली हालात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी अपने आप को फकीर कहते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे गुजरात में जो समारोह होते हैं, सरकारी रैलियां होती है जिसके अंदर मोदी जी शिरकत देते हैं, वहां पे 50 करोड़ रुपया खर्च कर डालते हैं, मतलब स्वाहा कर देते हैं। तो विषय तो यही है कि आदिवासियों के हक पर भाषण और 50 करोड़ की रैली में फकीरी का झूठ। तो आज अभी हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम जी है, किसान नेता है, अध्यक्ष है किसान संघर्ष समिति के। अभी वो थोड़ा ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको ही मैं पहले बुला लेती हूँ ताकि उनकी बात वो रखेंगे तो उसी लाइन पे हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो सुनीलम जी, आप अपना इस विषय पर टिप्पणी दीजिएगा, किस तरीके से खर्चा किया जा रहा है रैलियों पे। जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए। सुनीलम जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आवाज नहीं आ रही लगता है ना। बोलिए बोलिए बोलिए। लगता है आवाज नहीं आ रही। बोलिए बोलिए। तो जो बिल आया है उसको रहा है क्या है आवाज नहीं आ रहा, डिस्टर्बेंस है, दूसरा बुलाइए। जो है जी आप के वापस से ज्वाइन होइए और तब तक मैं हमारे दूसरे पैनलिस्ट साथी को बुलाती हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर शिवाजी सरकार जुड़े हुए हैं, वो वैश्विक विशेषज्ञ हैं दिल्ली से। तो इस विषय पर जैसे कि आप जानते हैं कि एक आरटीआई से इंफॉर्मेशन बाहर आई है कि 23 करोड़ का खर्चा हुआ है और जबकि सोशल मीडिया में 50 करोड़ का खर्चा मोदी की रैलियों में और वो भी आदिवासी विस्तारों में हुआ है। और उसमें बताया गया है कि पंडाल के पीछे जो मंडप लगाया जाता है, पंडाल बनाया जाता है, उसके ऊपर 7 करोड़ का खर्चा हुआ। इसी तरह जो डोम का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जो अपने स्टेज होता है, उसके ऊपर 5 करोड़ का खर्चा हुआ। और इसी तरह लोगों को लाने ले जाने, बसेस के ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर और 7 करोड़ का खर्चा हुआ। और ये जान के और भी ज्यादा हैरानी होती है कि वीआईपीज को खिलाने पिलाने ठहराने के लिए चाय पानी नाश्ता स्नैक्स के लिए 2 करोड़ रुपए का खर्च हो गया है। और मोबाइल टॉयलेट पे 2.4 करोड़ का खर्चा मोदी सरकार ने मतलब आदिवासी विस्तार में सिर्फ रैलियों के ऊपर कर दिया है। और मिनरल वाटर के ऊपर 5 करोड़ का खर्चा हुआ है। और ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये आंकड़े सरकार के ही आंकड़े हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट के थ्रू ही आंकड़े मिले हैं। तो मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार जी से जानना चाहूंगी कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई हम मतलब फकीर है, झोला उठा के चल देंगे, इस तरह की बात करते हैं, और दूसरी तरफ वो अपने ऐशो आराम शौक को पूरे करने के लिए और रैलियों में वो भी आदिवासी समाज की रैलियों में सजाने के लिए इतना लंबा बड़ा खर्चा कर देते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी प्रोफेसर शिवाजी सरकार जी। अनम्यूट कीजिए। हाँ ठीक है जी, बहुत धन्यवाद। देखिए, सरकार में खर्चे जो होते हैं वो होते रहते
करते हैं, इसमें कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है। सरकार में कोई भी फंक्शन होगा तो खर्चा तो होगा ही, प्रधानमंत्री का है तो खर्चे ज्यादा ही होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और सिर्फ रैली के ही नहीं है, ये जो आपके सबसे बड़ी चीज जो है जिस पर आप लोग बात नहीं करते या हम लोग कोई भी नहीं करता है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का 11 लाख करोड़ का हर साल का जो बजट कई सालों से चला है, उस पर किसी ने बात नहीं किया। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना जोर क्यों है, पुराने स्टेशन तोड़ के नए स्टेशन क्यों बनाए जा रहे हैं जबकि जरूरत नहीं है? प्रयास हो सकते हैं, जरूरत हो। भारत जैसा गरीब देश में मेरे ख्याल में इतनी रईसी दिखाने की तो जरूरत नहीं है। पर उसमें एक फॉर्मूला है, आज से नहीं, अंग्रेजों के जमाने से तो है, शायद उससे पहले से भी रहा होगा, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें बनती है, चाहे पुल बने या घर बने या मकान बने, उसमें एक सीधा सा सवाल होता है, सीधा सा हिसाब होता है, एस्टिमेट कितना है। तो एस्टिमेट से ही सारे खर्चे तय किए जाते हैं। यहाँ जो आप जिस बात की कह रहे हैं, इसमें भी एस्टिमेट की बात होती है कि कितना एस्टिमेट है, कितना सैंक्शन किया जाए, तो उस पर भी एस्टिमेट करके कर दिया जाता है। अभी दिल्ली में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जो फेल हो गया, पहले से ही पता था कि वो होना ही नहीं है, क्योंकि एक तो वक्त गलत था चुनने का, बारिश आर्टिफिशियली कैसे कराई जाए, और वो कराई गई, 3 करोड़ का खर्चा आया, बारिश हुई नहीं, सरकार ने कह दिया है कि एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। पर 3 करोड़ जिसको मिलने थे उन लोगों को तो मिल गए। ये फेल होना या सक्सेस होना कोई बात नहीं है। सरकार का एक काम होता है कि कैसे सरकार अपने आप को का दोहन करवा सके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हो, इस तरह के रैलीज हो, वो दोहन करने के कार्यक्रम में जाता है। अब सवाल है कि अगर आदिवासियों के इलाके में गया हुआ खर्चा, तो आदिवासियों के कुछ आदिवासियों को तो मिला ही होगा, किसी को ठेका मिला होगा, किसी को और कुछ मिला होगा। तो सवाल यहाँ ये नहीं है, सवाल यहाँ ये है, एक तरफ तो हम सरकार के खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार की उधारी भी बढ़ती चली जा रही है, नेशनल और इंटरनेशनल। और इस तरह के खर्चे हो रहे हैं जिस पे कोई रोक नहीं। तो क्या पंडाल लगा, पंडाल चला गया, तो उसकी ऑडिट भी क्या होगी? पानी के बोतल आपने कहा वो बढ़ गए, उसकी क्या ऑडिट होगी? इस तरह की तमाम ऐसी चीजें हैं जिनकी ऑडिट हो नहीं सकती है। बांस बल्ली लगे, उखड़ के चले गए, आप ऑडिट कैसे करेंगे? तो ये एक बड़ा एक अच्छा तरीका है कि एस्टिमेट दो, पैसे लो और चले जाओ। एक नहीं, इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें आई है जिसमें इस तरह के खर्चे हुए हैं। स्किल डेवलपमेंट में कहा जा रहा है कि तमाम ऐसे खर्चे हुए हैं, और उसमें तो ऑडिट, सीएजी की ऑडिट आई है, और उस ऑडिट के हिसाब से जो आंकड़े दिए गए हैं वो सब एक से एक विरोधाभास है। एक ही तस्वीर को 10 जगह लगा के उसमें पेमेंट दे दिए गए, एक ही प्रोग्राम के 10 तरह के फोटो लगा के 10 प्रोग्राम के ले लिए गए। तो ये तो कई चीजें ऐसी हो रही हैं, और उसकी वजह ये तो और भी है। सीएजी के इंस्टीट्यूशन को हम कहते हैं कि वो कमजोर हो गया, उसके बावजूद वो काम कर रहा है और उसके जरिए हमें खबर मिल रही है। आरटीआई का इंस्टीट्यूशन, तमाम इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट नहीं किए जा रहे, उसके बावजूद हमारे पास खबर आ रही है। यानी कि देश का तंत्र जो है कहीं ना कहीं काम कर रहा है, ये एक अच्छी बात है इसमें। पर इस तरह के जो खर्चे हो रहे हैं, सबसे बड़ी ताज्जुब होती है, आज से कई सालों पहले अगर इस तरह के खर्चे हो जाते थे तो जो सरकार होती थी वो शर्मसार होती थी, उनको परेशानी होती थी, ये सामने कैसे आ गया। और जरूरी नहीं है कि उसमें हर वक्त सबसे टॉप लेवल के इन्वॉल्वमेंट रहा हो, होते थे कहीं ना कई चीजें कई बार सरकार में होती रहती है। अभी एक आपको छोटा सा किस्सा और बता दूं, हालांकि जस्ट अनरिलेटेड है। जबलपुर में अभी एक व्यापारी का अकाउंट सील कर दिया गया,
वजह ये था कि किसी ने साइबर फ्रॉड किया था, उसने उनसे कोई सामान खरीदा था 1200 रुपए का, जो उन्होंने दे दिया उसको। अब पुलिस ने कह दिया कि जो साइबर फ्रॉड में हुआ है पेमेंट, तो इसलिए उनका खाता सील कर दिया गया। अब खाता सील करने के बाद वो बरेली में हुआ, तो बरेली से उनके पास किसी वकील का फोन आया कि आप 7,000 रुपए दीजिए, हम इसको क्लियर करवा देंगे। उन्होंने दे दिए। उनका कुछ दिनों बाद फोन आया कि साहब वो पुलिस वाले तो मान नहीं रहे, वो 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो ये कुछ चीजें बड़ी खुलेआम आजकल हो रही है, और ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं, अब इसको कैसे रोका जाए मुझे नहीं मालूम। रोकने के सरकार के तमाम तरीके हैं, पर उस पर अगर नहीं रोकते हैं, उसके अगर तमाम तरह के कार्रवाई नहीं होती है, तो कोई कुछ कर नहीं सकता। अब ये इस तंत्र में जो चीजें हो रही हैं सामने आ रहा है, दिख रहा है, उसको कैसे रोका जाए। अब हर बार कहा जाएगा कि विरोधी पक्ष क्यों नहीं कर रहा। विरोधी पक्ष इन सारी चीजों को नहीं कर सकता जी, पर हो रहा है, हम देख रहे हैं। आप कह रहे आदिवासी समाज का नुकसान हो गया, समाज का नहीं, पूरे सरकार, पूरे समाज का नुकसान हुआ है, सिर्फ एक समाज का नहीं हुआ, पूरी सरकार का नुकसान है, पूरे देश का नुकसान हो रहा है। अब इसके ऊपर किस तरह से क्या किया जाए, मेरे ख्याल में उस पर तो शायद अलग से बैठ के ही चर्चा करनी पड़ेगी। हमें मालूम है कौन कौन से तरीके हैं जिससे ये रुक सकती है, पर वो जब काम करते होते तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं होता। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर शिवाजी सरकार जी। अब हमारे पास यहाँ प्रश्न ये भी खड़ा है, जो कि मैं बताती हूँ। गुजरात में 5,70,000 बच्चे जो कुपोषित है, खास करके आदिवासी विस्तारों में। मतलब यहाँ पर आप आदिवासी कल्याण की बात करते हैं, तरह तरह की योजनाएं दिखाते हैं, कागजों पर ही अब तो दिखती है, क्योंकि इतने सारे बच्चे कुपोषित हैं। तो उसके बाद और उसके सामने इतना सारा लंबा खर्चा जो करते हैं ये लोग, और सरकारी समारोह के नाम पर कभी गौरव यात्रा, तो कभी अमृत महोत्सव, तो कभी राष्ट्रीय एकता दिवस, तो कभी यूनिटी मार्च, इस तरह के कभी विकास पर्व, ऐसे ऐसे नाम देते हैं और उसके ऊपर खर्चा कर डालते हैं। तो ये तो गरीब लोगों की हमारा देश है, इतना अमीर नहीं है कि भी हम ये सब खर्चे हम मतलब सह सके। तो ऐसे जो खर्चे हो रहे हैं उस पे आप डॉक्टर सुनीलम जी क्या कहना चाहेंगे, अपनी टिप्पणी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया रत्ना जी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बढ़िया आ रही है। मुझे ये कहना है कि देखिए, आप इसमें कई सारी बातें हैं। एक तो फर्जी बिल वाली बात है, दूसरी ये है कि आदिवासी विकास फंड से आपने लिया है, मतलब टैक्स पेयर्स मनी है। वो टैक्स पेयर्स मनी जो है ये काम आ रहा है। ये पूरे के पूरे जो भी लोग सरकार में हैं, मेरे यहाँ पर, मैं बैतूल जिले का हूँ, वहां पर अभी मुख्यमंत्री आए तो अब एक एक जो है वो पंचायत से 5-5 गाड़ियां गई, और जो है पंचायत का पैसे से वो बिल निकला। जो सहकारी सोसाइटियां थी उससे 2-2, 3-3 गाड़ियां गई, वो पैसा निकला। सवाल ये है कि भाई आप जब आते हो, आप अगर आपको सरकारी कोई कार्यक्रम करना है तो आप उसे सादगी से करके जा सकते हो, और आपको अगर कोई सभा करनी है तो पार्टी उसके अंदर खर्च करे। सरकार का पैसा या टैक्स पेयर्स मनी 1 रुपया भी क्यों खर्च होना चाहिए, इसको लेकर के नॉर्म बनाने की जरूरत है। क्योंकि मैं ये बात तो आज जो 50 करोड़ का है, वो तो 50 करोड़ का तो रेट ही है। मतलब रेट का मतलब मेरा ये है कि प्रधानमंत्री देश में कहीं पर भी चले जाएं तो वो 50 करोड़ रुपया तो खर्च होता ही है। यहाँ पर आदिवासी विकास फंड से गया, कहीं कोई दूसरे डिपार्टमेंट से जाता है, कहीं तीसरे डिपार्टमेंट से जाता है, लेकिन होता वो पैसा जो है वो पैसा कुल मिला के टैक्स पेयर्स मनी का होता है। इसके ऊपर रोक लगाने की बात है। दूसरी बात ये है कि आप जो एक गरीब ही मुल्क कहा जाएगा, जिसके अंदर 80 करोड़ लोगों को अगर आपको 1 और 2 रुपए किलो का अनाज देना पड़े तो ये गरीब मुल्क है। और आपने पोषण की स्थिति बताई थी, ये आपको ने, ये तो अब हर जगह पे राज्यों के अंदर स्कूल बंद हो रहे हैं। और स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? इसलिए बंद हो रहे हैं कि सरकार के पास में पैसा नहीं है, तो जहां पर जो है कम स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की, वहां पर उसको बंद कर दे रहे हैं। मेरे यहाँ पर ही बैतूल बाजार के अंदर 15 स्कूल जो है वो बंद हो गए, एक स्कूल उन्होंने चालू कर दिया।
अब मतलब जो शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जो एक सोशल वेलफेयर वाली तमाम सारी स्कीम्स हैं, उसको बंद करके आप वो पैसा जो खर्च कर रहे हैं वो सरकारी आयोजनों में खर्च कर रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री का हाल वही मुख्यमंत्रियों का हाल, ये इसके ऊपर रोक लगने की जरूरत है और इसके अंदर कहीं ना कहीं पर आईना दिखाने की जरूरत है। ये केवल हम लोगों ने तो अपना प्रोग्राम कर लिया, लेकिन जो बात जब तक पब्लिक पर्सपेक्टिव के अंदर लोगों के बीच में इस बात को लेकर के डिबेट नहीं होगी कि ये तो आप एक तरीके से साइफनिंग आउट है ना, कि पैसा है आदिवासी के विकास के लिए और विकास हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी के पास में जब 10,000 करोड़ रुपया है तो भाई वो अपने प्रधानमंत्री की सभा क्यों नहीं कर सकती, पार्टी के फंड से अपने पैसे से करे। लेकिन सब कुछ उसको जो कुछ करना है वो जनता के फंड के ऊपर ही करना है। 250 करोड़ रुपए का जो हम लोगों ने आज 6 बजे का प्रोग्राम किया था, जो प्रेरणा स्थल जो उन्होंने बनाने का काम किया लखनऊ में, तो वो भी भाई जमीन भी सरकारी 65 करोड़ रुपए और जो है 65 एकड़ और 250 करोड़ रुपया और 3 ब्राह्मण नेताओं की आपने वहां पर जो है वो आपने बना दी, वहां पर मूर्ति लगा दी। तो पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हो तो सरकारी कॉस्ट पे क्यों करोगे और क्यों इसकी इजाजत होनी चाहिए? इसके लिए कोई ना कोई नियम कानून कोई प्रोटोकॉल बनाने की जरूरत है जो एक पर नहीं सबके ऊपर लागू होगा। इसको लेकर के एक समाज के अंदर जागरूकता बने, एक बहस खड़ी हो। और ये जो फिजूल खर्ची की बात है, क्योंकि हमने पूरा का पूरा देख लिया है कि जो भी सरकार के अंदर रहता है वो इसी तरीके से एक आरटीओ के पास में फोन जाता है कि फलाने सीएम साहब आ रहे हैं, आरटीओ जो है बस ऑपरेटर्स को फोन करता है और उसके बाद में 1000 बसें वहां पे लग जाती हैं, फोन नीचे तक डिपार्टमेंट के हिसाब से जाती है, लग जाती है। तो मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री की रैलीज जो है वो बताते हैं कि 50,000 1 लाख लोग आ गए, लेकिन वो सब ढोकर लाए जाते हैं, वो सब पैसा खर्च करके लाए जाते हैं। खाने के ही अगर 2 करोड़ का खर्चा है, और मजाक की बात यह है कि 2 करोड़ का शौचालय का भी खर्चा है, मतलब 2 करोड़ रुपए खाया और 2 करोड़ रुपए शौचालय में लगाया, है ना। तो बहुत ही शर्मनाक है ये स्थिति। मुझे लगता है कि फिजूल खर्ची के ऊपर जो है कहीं ना कहीं रोक लगाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया रत्ना जी समय देने के लिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्रीराम जी, आपने बहुत डिटेल में बताया कि किस तरह से फिजूल खर्चियां हो रही हैं। अब यहाँ पर मेरे साथ सागर शाह जुड़े हुए हैं और गुजरात से हैं। गुजरात के मॉडल को ही लेकर पूरे देश के अंदर इस मॉडल को चलाया गया अलग अलग इलेक्शंस के समय पर, सबसे पहले 2014 में। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि गुजरात में रोड रास्ते इतने ज्यादा टूटे हैं, ऊबड़ खाबड़ है कि 24 नवंबर की घटना है। उस घटना का ये था कि नसवाड़ी तालुका, तहसील नसवाड़ी तालुका जो कि छोटा उदयपुर में है, वहां पे एक सगर्भा महिला थी जो उसको प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है और उसके बाद उसको झोली में, मतलब वहां रास्ते इतने ऊपर खाबड़ थे कि वो जो 108 बोलते हैं वो नहीं जा सकती थी एम्बुलेंस। तो झोली में उठा के गांव वाले उस महिला को लेके चलते हैं। अभी वो 5 किलोमीटर तक पहुंचे थे कि उससे वो प्रसव पीड़ा वो सहन के बाहर हो जाती है। तो वहीं पर ही उसको गांव की महिलाओं को बुलाया जाता है बीच गांव में ही, और वहां पे उसका प्रसव कराया जाता है। और इस तरीके से ये हालत है, मतलब देश में नहीं गुजरात की ये हालत है, जिस गुजरात को ये लोग बोलते हैं बहुत अच्छा विकास का मॉडल है। तो हमारे साथ सागर शाह जुड़े हुए हैं। इतनी सारी समस्याएं हैं गुजरात में। सुनील ने जी बताया कि स्कूल बंद हो रहे हैं, तो स्कूल सिर्फ मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में नहीं परंतु पूरे देश में स्कूल बंद हो रहे हैं। इसी तरह गुजरात में भी स्कूल बंद हो रहे हैं। और जो मैंने हालात बताए, कुपोषण के हालात बताए, महिलाओं के हालात बताए, उसके ऊपर प्रकाश डालते हुए आप इस विषय पर अपनी बात रखिएगा। जी सागर शाह जी। ठीक है, नमस्कार। आप अनम्यूट हो गए। अभी आ रही है? जी जी जी, हाँ, एक सेकेंड। ठीक है अभी? जी जी। देखिए, कुछ भी नहीं है, इंसान की नीयत होनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री की नीयत खुद के लिए बहुत बड़ी है, देश की जनता के लिए कुछ भी नहीं है, और ये 12 साल में हर मुद्दे पर साबित हुआ है। आप प्रधानमंत्री के वक्तव्य को देखिए, वो हमेशा हर मंच पर से कहते हैं
कि मैं कभी कुछ छोटा सोचता ही नहीं, मुझे छोटी छोटी बातें पसंद ही नहीं है, मैं सिर्फ बड़ा ही सोचता हूं। लेकिन बड़ा वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, वो कभी जनता के लिए नहीं सोचते हैं, आज तक साबित नहीं हुआ है। आज 12 साल के बाद आरटीआई की है हमने, तब पता चला कि पहली रैली के अंदर 50 करोड़ खर्च हुए। अरे भाई 12 साल हो गए इस प्रधानमंत्री को, अब पहली बार क्यों सोच रहे हैं? नमस्ते ट्रम्प कोरोना के वक्त 100 करोड़ में किया था, कभी आरटीआई करवाई कि 100 करोड़ कैसे खर्च हुआ था नमस्ते ट्रम्प में? हर साल जब भी G20 आता है, जिस पीरियड के दौरान इतने बड़े विश्व के अंदर हर देश उसको शायद 500-600 करोड़ खर्च करके कर देता है, और हमारे प्रधानमंत्री ने कितने करोड़ में G20 किया था? 4000 करोड़। ये पहली बार है क्या 50 करोड़ में रैली की? क्या किसी ने आरटीआई करवाई कि ये G20 में 4000 करोड़ रुपयों का खर्च कैसे किया, कहां किया और क्यों किया? जबकि G20 उसकी पूरी क्रेडिट प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने करवाया। अरे भाई हर देश में होता है, बारी बारी होता है, क्रोनोलॉजी में जब भी जिसका टर्न आता है उसके वहां होता है, हर देश करता है 500-700 करोड़ के अंदर, और तुमने 4000 करोड़ खर्च कर दिए, तुमने कोई हिसाब दिया? ये मोदी जी कभी हिसाब देते हैं क्या? हमारे देश में प्रधानमंत्री जो फंड है, जिसको आज पीएम केयर फंड कहा जाता है, उसे कहा जाता है कि वो तो प्राइवेट है। भाई क्या इसके पहले प्राइवेट था? 12 साल में प्रधानमंत्री का जो पीएम केयर फंड है, उसका 1 रुपए का भी हिसाब इस देश को 12 साल में मिला है क्या? नमस्ते ट्रम्प के बाद जब हाउडी मोदी फॉरेन में किया गया, वहां भी हमारे एनआरआईज के करोड़ों रुपये खर्च करके कराया गया था, और ट्रम्प का प्रचार करके आज ट्रम्प कहां है और मोदी जी कहां है, एक दूसरे के सामने भी नहीं देखते। अब देखिए कि मोदी जी जब से इस देश में आए हैं प्रधानमंत्री बनकर 2014 के बाद, ये पहली रैली का आपने आरटीआई करवाया, तब जाके आपको पता चला कि 50 करोड़ खर्च हुआ है। अरे गुजरात में शुरुआत में यहां पर जो वाइब्रेंट नवरात्रि हुई है, गुजरात में करोड़ों रुपयों की समिट्स होती थी, वाइब्रेंट समिट्स, और जब देश के प्रधानमंत्री बन गए उसके बाद तो पूरे भारत में डबल इंजन की जहां जहां सरकार है वहां करोड़ों रुपयों की समिट्स होती है। क्या उसका आरटीआई कभी किसी ने करवाया? आज हम 12 साल के बाद एक रैली का आरटीआई करवा के 50 करोड़ के खर्च पर हम सरप्राइज हो रहे हैं। अरे इस प्रधानमंत्री ने तो पूरे 12 साल में, मैंने आपको इतने उदाहरण दिए, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। हमारे देश में हमारा संसद भवन था, अरबों खरबों का संसद भवन, किसी को भी बिना पूछे खुद ही तय कर दिया। कभी हिसाब देते हैं कि कहां क्या बन रहा है? आपने अभी बात की कि लखनऊ के अंदर अभी 250 करोड़ की मूर्तियां लगा दी, वो 4000 करोड़ की मूर्ति गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की लगा दी। अरे भाई देश में 80 करोड़ लोगों को तुम 5 किलो राशन देते हो, हमारा देश भिखारी के तौर पर है। अगर 140 करोड़ में से 80 करोड़ 5 किलो राशन पर अगर वो अपना निर्वाह गुजार करते हैं, खाना खाते हैं, तब जाके उनको रोटी मिलती है, वहां तुम 250 करोड़ की मूर्तियां लगा देते हो बिना कुछ पूछे। और मनरेगा जैसी स्कीम के अंदर जब आप उसका नाम बदल देते हो, तब आप तय कर देते हो कि 60% केंद्र से राज्य सरकार देगी, तब तो आप खुद तय कर लेते हो खर्चा। तो क्यों मनरेगा में क्यों पूरा खर्चा नहीं देते हो आप? तो ये जो प्रधानमंत्री की नीयत ही ऐसी है भाई। सालों से अगर इस देश में खर्चे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री के विदेश के खर्चे हो, रैलियों के खर्चे हो, सभाओं के खर्चे हो, उसका एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, बजट होता है, बजट तय होता है, उसके बाद उसके ऊपर खर्चे किए जाते हैं। आपने बताया कि 5 करोड़ मंडप में लगा दिए, मतलब पंडाल में लगा दिए, 2 करोड़ टॉयलेट में लगा दिए, 7 करोड़ बसें भाड़े से लाने में लगा दिए, लोगों की भीड़ इकट्ठा करने में लगा दिए। मतलब 50 करोड़ का खर्च अगर एक रैली में किया है, तो कोरोना के वक्त कोलकाता में 200 सीट्स लाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी रैलियां की थी। 12 साल में कितने इलेक्शन लड़े हैं इन लोगों ने, और सारे इलेक्शनों में करोड़ों रुपयों का खर्च हुआ है। महाराष्ट्र का इलेक्शन कैसे लड़ा गया है चोरी से, और करोड़ों रुपए खर्च करके ये बिहार का इलेक्शन, जिसमें प्रोटोकॉल को तोड़कर में लोगों के खाते में 10-10 हजार रुपए दिए, कितने करोड़ रुपए दिए हैं लोगों को। चोरी करके चुनाव जीतते हैं, लोगों को घूस देकर चुनाव जीतते हैं, लोगों को पैसों की लालच देकर चुनाव जीतते हैं। सिर्फ ये 50 करोड़ की रैली नहीं है,
चाहे वो G20 हो, नमस्ते ट्रंप हो, हाउडी मोदी हो, वाइब्रेंट समिट्स हो, वाइब्रेंट नवरात्रि हो, वाइब्रेंट उत्तरायण हो, आप देखिए कि इनके खर्चे अगर ये चाहे तो कम कर सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खुद के लिए एक भी रुपया कम नहीं करता है। वो जब उद्घाटन करने जाते हैं, क्या आपने 78 साल में ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा जो अकेला पूरे ब्रिज के ऊपर हाथ हिलाता हो और 5 मिनट तक करोड़ों रुपए खर्च करके 50-50 कैमरे की टीम उनके लिए लगाई जाती है? आपने इसमें ब्रॉडकास्टिंग का खर्च तो बताया ही नहीं। कितने कैमरे लगे होंगे इस रैली में, कितने लाइव रिकॉर्डिंग किया गया होगा, लाइव ब्रॉडकास्टिंग किया गया होगा, टेलीकास्टिंग किया गया होगा, उसका खर्च तो हमने गिना ही नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री की नीयत के ऊपर डिपेंड है। 78 साल की राजनीति में इतने प्रधानमंत्री आए गए, लेकिन ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जो खुद की पब्लिसिटी के लिए, खुद के नाम के लिए, खुद को अपने आप को सेंटर में रखने के लिए, अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए देश के लोगों के टैक्स के पैसे बिना सोचे करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। ये खुद प्रधानमंत्री का स्वभाव है, कुछ भी नहीं है। जी 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 सागर जी, हमारे पास पे आते हैं। हमारे साथ लोकेश मुजाहिदा जी जुड़े हैं। शायद लोकेश मुजाहिदा जी, आप अपनी बात रखिए। जी, सभी को क्रांतिकारी जोहार, जय भीम। आज का चर्चा का विषय है आदिवासी बजट का जो पैसा प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, ये सब अपने कार्यक्रमों में खर्च कर रहे हैं। वास्तविक बात तो है कि आदिवासी मत का जो अनुच्छेद 275(1) के तहत जो आदिवासी बजट बनता है, उस बजट का पैसा हर साल किसी और अन्य मद में खर्च किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा जो खर्च होता है वो चाहे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम हो, गृह मंत्री जी के कार्यक्रम हो, या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम हो, इन कार्यक्रमों में खर्च कर दिया जाता है। जबकि वो पैसा आता क्यों है, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए और इस बात पर बड़ी बड़ी डिबेटें होनी चाहिए कि आदिवासी मत का जो स्पेशल फंड बना हुआ है, विशेष निधि जो बनी हुई है, उस निधि का पैसा आदिवासियों के विकास के लिए खर्च होना चाहिए। और आदिवासियों के विकास ऐसा नहीं कि आदिवासियों को सड़क बनाने के लिए खर्च होना चाहिए, आदिवासियों के इलाके में टंकी बनाने के लिए खर्च होना चाहिए, इसके लिए पैसा नहीं होता है। जो आदिवासी मत का जो पैसा होता है, जो टीएसपी का जो पैसा है ट्राइबल सब प्लान का, वो व्यक्ति विकास में खर्च होना चाहिए। इसीलिए भारतीय संविधान में ये उल्लेख किया गया है कि व्यक्ति विकास में खर्च करने के लिए ट्राइबल सब प्लान का पैसा दिया गया है, जिसमें किसी एक व्यक्ति को आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है या पीसीएस बनना है, उसकी कोचिंग का खर्चा, उसकी पढ़ाई का खर्चा, ये व्यक्ति विकास में खर्च करने के लिए पूरा बजट दिया गया है। अभी अगर मध्य प्रदेश की हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 47,296 करोड़ के आसपास ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा है वो है। गुजरात में 30,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें से विशेष निधि में 178 करोड़ रुपए दिया गया है। जिसमें अभी आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम डेडियापाड़ा में हुआ, आदिवासी क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए उनके कार्यक्रम में बस लगाने, टेंट लाने, लोगों को लाने, चाय नाश्ते में खर्च कर दिए गए। क्या ये 50 करोड़ रुपए अगर आदिवासियों के व्यक्ति विकास में खर्चे होते तो शायद वो इस देश की, इस राष्ट्र की सुरक्षा और इस राष्ट्र का मान सम्मान, गौरव बढ़ाने के लिए वो काम कर रहे होते। लेकिन गनीमत है, दुखद है कि भारतीय संविधान के लागू होने के 29 वर्ष होने को है और इसके बावजूद भी आदिवासियों की स्थिति आज भी खराब है। आप आदिवासियों में शिक्षा के स्तर के लिए इस पैसे का खर्च होना चाहिए था। आप सभी देख रहे हैं, हम आप सब देख रहे हैं कि पूरे भारत में 54,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जिसमें मोटे मोटे तौर पे हर राज्य में लगभग 5,000 सरकारी संस्थानों को बंद कर दिया गया है। जिसमें सरकारी स्कूलों में आजकल पढ़ता कौन है, चाहे आदिवासी हो, दलित समाज के बच्चे हो, वही सरकारी संस्थानों में पढ़ते हैं और वही स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो शिक्षा का स्तर खराब कर दिया गया है। स्वास्थ्य के लिए जहाँ सरकारी अस्पताल आदिवासी क्षेत्रों में बनाए जाने चाहिए थे, वहां पर आज आप देखे हैं कि 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में 2 आदिवासी इलाकों में पहली बार मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा हुई, वो भी पीपीपी मोड पे। यानी कि सरकारी अगर स्कूल कॉलेज बनाने हैं तो वो शहरी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे, आदिवासी क्षेत्रों में नहीं बनाए जाएंगे, ताकि वहां से कोई डॉक्टर ना निकल जाए बनकर, कोई अच्छा सर्जन बनकर ना निकल जाए। इस बात के लिए वहां पर पीपीपी मोड के स्कूल खोले गए हैं और बड़ी बड़ी डींगे हाकी जा रही है। ये भाजपा सरकार की नीयत रही है। ये भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही आदिवासी मदों का जो पैसा है, उन्होंने हमेशा से ही आदिवासी मद के पैसे का दुरुपयोग किया है अपने दिखावे में, अपने उड़ान भरने में या कार्यक्रमों में खर्च करके आदिवासियों को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। ये वास्तव में जो पैसा है, ये
व्यक्ति विकास के लिए पैसा आता है जो अनुच्छेद 275(1) के तहत आता है, इसको उसी रूप में खर्च किया जाना चाहिए, तब आदिवासियों की स्थिति सुधरेगी। वरना आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा विषय रखा कि आज बहुजन संवाद पे हम इस बात की चर्चा कर पा रहे हैं कि आदिवासी मत का पैसा क्यों इस तरीके से खर्च किया जा रहा है। ये कोई अकेली भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है। इन 29 वर्षों में कांग्रेस की सरकारें रही, वो भी अपने आदिवासी मत का पैसा इसी तरीके से खर्च करते आई है। वरना आज आदिवासी क्षेत्रों से IAS IPS निकल कर जाते हैं। और अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जितने भी IAS IPS बने हैं, इक्का दुक्का आदिवासियों में जो बने हैं, उनको भी बाबूगिरी का काम करवाया जा रहा है, उनको भी कलेक्टर नहीं दी जा रही है। कहीं मंत्रालयों में उनको अपर सचिव उप सचिव बनाकर बिठा दिया जाता है और उसके अलावा कोई काम नहीं दिया जाता, कलेक्टर तक नहीं बनाया जाता है। जो SP होते हैं उनको बटालियन में बटालियन में भेज दिए जाते हैं, कंपनी में भेज दिए जाते हैं। तो कंपनी में जाने के लिए वो SP नहीं बने हैं, वो IPS इसलिए नहीं बने कि किसी कंपनी या बटालियन में जाके वो अपने पद का उपयोग करेंगे। उनको जिला देना चाहिए, जिले में उनकी सेवाएं लेनी चाहिए, लेकिन सेवाएं नहीं ली जाती। ये जातिगत भेदभाव भी आज हम लोग देख रहे हैं और इस जातिगत भेदभाव को भी खत्म होना चाहिए। आदिवासी मत का पैसा खत्म किया जा रहा है। जो अगर जैसे तैसे पढ़ लिख कर किसी स्थिति में पढ़ लिख कर IAS IPS बने हैं तो उनसे बाबूगिरी का काम करवाया जा रहा है। अगर उनको बाबूगिरी का काम करना होता तो चपरासी बन जाते, वो चतुर्थ श्रेणी की नौकरी ले लेते। लेकिन उन्होंने IAS IPS बना तो मेहनत के बलबूते पर बने हुए हैं, लेकिन उनकी मेहनत का जो सेवाएं हैं वो किसी भी राज्य की सरकारें नहीं ले रही है। ये भी दुखद है। हम लोग चाहते हैं कि उनकी सेवाएं ले और देखें, क्योंकि हम लोगों ने कहा प्रशिक्षण शिविर, प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहिए आदिवासी क्षेत्रों में। आज तीरंदाजी में आदिवासी बहुत ताकतवर है। आज दौड़ने में सबसे अव्वल आ सकता है आदिवासी क्षेत्र का युवा, बालक और बालिकाएं, लेकिन उनके पास प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। तो ये पैसा उनके प्रशिक्षण केंद्रों में खोला जाए तो भारत को गोल्ड मेडल मिलेंगे, भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा होगा। लेकिन उनको खेल के क्षेत्र में भी आगे नहीं भेजा जा रहा है, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ना शिक्षा के क्षेत्र में। कुल मिलाकर वो लोग चाहते हैं कि गरीब बनकर रहे, खेती किसानी करते रहें और उसी स्तर पर अपनी जिंदगियों को खत्म कर ले। तो हम लोग आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं और हम इस बात की चर्चा आज अगर बहुजन संवाद पे कर पा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि बड़ी बात है और हम लोगों को इस पर चर्चाएं होनी चाहिए। आदिवासी राष्ट्रपति बना देने से, आदिवासी मुख्यमंत्री बना देने से आदिवासियों का भला नहीं होगा। आदिवासियों का भला तब होगा जब उस हक अधिकारों के बाद संविधान के निहित दायरे में जब उनको अधिकार दिए जाएंगे, जब उनके बजट के पैसे का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी ताकत के साथ किया जाएगा। इतना बजट हमारे पास अगर है तो हर आदिवासी क्षेत्र में स्मार्ट क्लासेस हो सकती है। इस बजट के साथ आदिवासी क्षेत्रों में बहुत अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र हो सकते हैं। इस बजट के साथ आदिवासी क्षेत्रों में बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसके उपयोग को लेकर आदिवासियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। और आगे भी हम लोग मध्य प्रदेश में अगर हम लोग JS के साथ जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के तहत हम लोग काम करते हैं और हम लोग ये पता लगा रहे हैं कि आदिवासी मत का जो 47,296 करोड़ का जो बजट है वो बजट कहाँ किस किस मद में खर्च किया गया है। तो नियत तौर पर जो आप आज गुजरात के RTI कार्यकर्ता ने जो निकाला है जो बजट कहाँ खर्च किया गया, वही मध्य प्रदेश में मिलेगा, वही झारखंड में मिलेगा। तो आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा। जी बोलिएगा। सुनीलन जी ने जो कहा है, जो खर्चे हो रहे हैं इस पर कोई रोक नहीं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सरकार जैसा भी चाहे खर्च करे, जो मनी बिल्स होते हैं, जो बजट का हो कोई हो, वो कोई पास करे हाउस या ना करे, 15 दिनों में मान लिया जाता है कि वो पास हो गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है वो खत्म होना चाहिए और सरकार के हर खर्च का लेखा जोखा जो है वो पार्लियामेंट से पास होना चाहिए और उस पर खुली बहस होनी चाहिए। आजकल तो चेयर जिस तरह से करते हैं कोई बहस हो ही नहीं पाती, क्योंकि ये जिस तरह से सारे खर्चे सरकार के हो रहे हैं जी उस पर कोई रोक नहीं है। जो चाहे सरकार खर्च करती है, कर सकती है और उसकी पूरी व्यवस्था को कॉन्स्टिट्यूशनली संविधान में परिवर्तन करके सही करने की जरूरत है। और इसके लिए एक व्यापक चर्चा और पूरे समाज में होनी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए और डिबेट जितना अच्छा हो सके उतना करना चाहिए।
लोगों तक जी, ये जी। बातें पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे साथ डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं आनंद जी की 140 करोड़ की जनता में से 80 करोड़ की जनता को तो मुफ्त में राशन दिया जा रहा है 5 किलो। और साथ ही मैं अगर गुजरात की बात करूं तो गुजरात में 3 करोड़ 77 लाख रुपए का कर्ज है और हर एक गुजराती के सर पे 66,000 से 70,000 के कर्ज में डूबा हुआ है हर एक गुजराती। और उसके बावजूद भी इस तरह से ये लोग बड़ा बड़ा खर्चा करते हैं। मतलब हमारे कहते हैं ना कि बेफाम खर्चा करते हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, सीमा रहित खर्चा करते हैं। तो उसके बारे में आप हमारा जो आज विषय है उस पर आप आगे बढ़ते हुए अपनी बात कहिएगा। जी डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, सच तो है कि हम ये सरकार साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात रखते हैं कि अगर सरकारी धन जो आता है वो जनता के पैसे से आता है और जनता के पैसे का इस्तेमाल जनता के लिए होना चाहिए। इनको अगर अपने व्यक्तिगत अपने प्रचार प्रसार के लिए करना है, अपनी पार्टी के लिए करना है, अगर पार्टी के लिए करना है तो पार्टी उसको फंड नहीं करे। अभी जैसे लखनऊ वाला वो जो पार्क बना है 3 विभूतियों की मूर्तियां बनी है तो विशुद्ध रूप से उनके पार्टी का है, उनके संगठन का है। उनके संगठन के पास इतना पैसा दोहन करके रखे हुए उसमें से उनको पैसा खर्च करना चाहिए। और आदिवासी के लिए अगर कोई पैसा अलॉट हुआ है तो वह उनके जीवन के विकास के लिए उनका खर्च होना चाहिए। लेकिन जो उसको भी अपने प्रचार प्रसार के लिए खर्च करना है। अब उसको क्या कहा जाए? इनका एक आदिवासी पूर्व मुख्यमंत्री है बिहार का, वो खुलेआम कह रहा है कि 20% तो तुम लोग दे ही सकते हो पैसा, हमारा जो भी धन जा रहा है आप 20 पैसा उसमें से लेकर के आप पार्टी का विकास कीजिए, हमको नहीं चाहिए। मतलब उसका है कि वह तो कहीं से भी पैसा ले लेगा, आप लोग उसका बंदरबाट कीजिए नहीं। तो ये जो सरकारी धन का दुरुपयोग ये अपने लिए कर रहे हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग ये अपने मित्रों के लिए कर रहे हैं और ये सरकारी आदेश का अपना कोर्ट का ये सब के चलते पूरे पर्यावरण को ये प्रदूषित कर रहे हैं। अब तो ये नदियां भी बेच रहे हैं, पहाड़ भी बेच रहे हैं, सब कुछ तो बेच रहे हैं। तो ऐसी हालत में यह निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। और इस तरीके की फिजूल खर्ची और उस फिजूल खर्ची में भी जिस लिए पैसा अलॉट करती है, तो आप अलॉट नहीं करते पैसा, लेकिन जिसके लिए पैसा अलॉट हो रहा है, जिसके विकास के लिए अलॉट हो रहा है, वहां उसको खर्च होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं खर्च किया जा रहा है तो जिसका उनसे भरपाई किया जाना चाहिए, जिसके ऊपर अनधिकृत रूप से खर्च किया। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या पर करो सिंगार, ये जिसको ये सब काम करना है वही अपना ये सब काम कर रहा है। तो अंततः तो फिर वही बात आती है कि अब तो जनता को ही सोचना पड़ेगा कि आपके पैसे का ये जो दुरुपयोग हो रहा है, अंधाधुंध दुरुपयोग हो रहा है, उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे। और फिर उसका तो अब शायद वही समाधान है कि आप जनता को लक्ष्य देकर के करना पड़ेगा, क्योंकि उसके वोट का भी कहीं मामला कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा देश अवसादग्रस्त हो जा रहा है। यही कारण है ये लोग निरंतर सारे पैसों का और अपने पावर का दुरुपयोग करके जनता को रोज पर रोज अवसादग्रस्त करते जा रहे हैं, अपना कुंठाग्रस्त करते चले जा रहे हैं। और इसका समाधान तो यही है कि अपना ऐसी चीजों पर ये निरंकुश रूप से जनता हस्तक्षेप करे। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। और साथ ही मेरे जितने पैनलिस्ट साथी हैं, लोकेश जी, प्रोफेसर शिवाजी, सागर जी, आप सभी का धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम के समापन से पहले मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि बहुजन संवाद एक ऐसा चैनल है जो सच्चाई को सामने रखता है और जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां चल रही हैं उसकी सच्चाई दिखाता है। तो इस बहुजन संवाद के हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, परंतु ये एक अच्छे और सच्चे जो चैनल है उसको आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा और आप तक एक अच्छी और सच्ची बात पहुंचती रहेगी। हम हर रोज ऐसे ही विषयों पर 2 बार यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, एक दिन के 2 प्रोग्राम होते हैं और हर एक दोनों प्रोग्राम में अच्छे से अच्छे हमारे पैनलिस्ट आते हैं, अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, अपनी आवाज रखते हैं। तो एक बार फिर
मैं दोबारा मिलूंगी एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ, बहुजन संवाद के इसी कार्यक्रम में। दोबारा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जितने ज्यादा हो सके